चलो गुड मॉर्निंग। नाउ साइंस का फर्स्ट 4 चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। कैसे होगा रिवीजन वो बराबर से समझ लो। हर एक चैप्टर में जो जो एक्टिविटीज हैं, कितने मार्क में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जितने भी आंसर्स हैं वो सारे आंसर्स को अपना ग्लांस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहला चैप्टर है तुम्हारा। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हाउ डज वी नो दैट हाउ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस? तो भाई एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस प्रोड्यूस हो रहा है, कलर चेंजेस टेक प्लेस होता है, स्टेट फिजिकल स्टेट चेंज होता है, या हाइड्रोजन वगैरह किसी तरह का कोई गैस एवोल्यूशन हो रहा है, फिजिकल स्टेट देन चेंज ऑफ स्टेट, ये सारी चीजों से पता चलता है कि भाई हाँ किसी ना किसी तरह का कोई चेंजेस हुआ। तो बेसिकली जैसे पेपर में भी तुम लोग को पूछा था कि व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज, 2 मार्क में पहला ही था। फिजिकल चेंज में केमिकल नया बनता नहीं है, जबकि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस जो है वो क्रिएट होता है। सबसे पहले तो तुम्हारी एक्टिविटी 1.1 ही है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये 2 मार्क में तुम्हारे पूछ सकते हैं। सिंपल सी है, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम रिबिन को बर्न करते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्टिव है कि व्हाई द मैग्नीशियम रिबिन मस्ट बी रब विद सैंड पेपर। तो क्यों करते हैं हम लोग सैंड पेपर से रब? टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके रबने करते हैं। तो मैग्नीशियम में से ऑक्सीजन की लेयर निकलेगी, फिर उसको जैसे ही अपने हीट करेंगे बंसर बर्नर पे, दैट मैग्नीशियम रिबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, जो कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो गया, जो कि ये कंबशन रिएक्शन भी हो गया। तो बेसिकली इट फॉर्म्स अ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के फॉर्म होता है, योर इक्वेशन विल बी Mg प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म होता है यहाँ पे। तो कलर आपको पूछेंगे तो सबसे पहला कलर आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, कौन सा आएगा? व्हाइट, व्हाइट कलर पाउडर या एश। उसके बाद तुम्हारी एक्टिविटी 1.2, अगेन इसको बैलेंसिंग में भी पूछ सकते हैं, कलर भी खेल सकते हैं इसमें से। तो एक्टिविटी 1.2, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोटेशियम आयोडाइड। लीड नाइट्रेट फॉर्मूला PbNO3 ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड Ki, इनको रिएक्ट करेंगे। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। क्यों प्रेसिपिटेशन है? क्योंकि यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म होगा, इक्वेशन बताता हूँ, PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki गिव्स PbI2 प्लस KNO3। तो बेसिकली यहाँ जो फॉर्म हो रहा है वो PbI2 जो है ना, वो एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और इसका कलर कौन सा है? येलो। PbI2 का कलर कौन सा रहता है? तो येलो कलर। बाय चांस आपको पोटेशियम आयोडाइड का कलर पूछे तो होता है व्हाइट कलर, Ki, पोटेशियम आयोडाइड का कलर होता है व्हाइट। तो कलर इस चैप्टर से पूछते हैं, 1 मार्क में पूछ सकते हैं। देन एक्टिविटी तुम्हारी 1.3 ये हमारे सेकंड चैप्टर में फेमस 2.3 एक्टिविटी भी है। व्हेन जिंक ग्रैन्यूल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सार्वजनिक है, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। हमको क्या पता चल रहा है इन सब में से? पहली एक्टिविटी में यहाँ पे स्टेट जो था मैग्नीशियम सॉलिड था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म हुआ, पहला। सेकंड एक्टिविटी में हमको क्या पता चला कि कोई प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कोई कलर चेंज हो रहा है, जिससे पता चला कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तीसरे में हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, यानी कोई गैस इवॉल्व हो रहा है। इन सारे रिएक्शन से पता हमको क्या चल रहा है? केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे पता चलेगा? इन सब में से कुछ भी अगर हो रहा है, गैस प्रोड्यूस हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इनमें तो कुछ भी हो रहा है, दैट मींस समथिंग इज हैपनिंग फॉर द केमिकल एंड न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड। तो यहाँ पे नीचे 3 या 4 मार्क का पहले ही दिया हुआ है, यहाँ पे मतलब 3-4 पॉइंट है। चेंज इन द स्टेट, चेंज इन द कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एज वेल। टेम्परेचर भी चेंज होता है अगर, तो जैसे कि अगर अपने टेम्परेचर दे रहे हैं किसी सब्सटेंस को, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेकिन अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे अपने? एक्सोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों अपोजिट इक्वेशन से आपको याद होगा। फोटोसिंथेसिस में 6CO2 प्लस 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives glucose C6H12O6 plus 6O2. In this case heat is absorbed, sunlight लिया ना उसने तो हीट एब्सॉर्ब, हीट जब एब्सॉर्ब हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। जबकि रेस्पिरेशन अपने एक्सेल करते हैं, एग्जैक्ट अपोजिट। ग्लूकोज C6H12O6 प्लस हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, 6O2 गिव्स क्या देता है? तो 2 चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट।
हम जब एक्सेल करते हैं तो गर्म सांसें निकलती है ना, तो दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो एंड एंडो यानी चेंज इन टेम्परेचर से भी पता चलता है कि हाँ कोई ना कोई रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। जबकि फिजिकल चेंज में कैसा होता है, जैसे बर्फ है तो बर्फ पिघल गया तो कंटेंट तो सेम ही रहा, H2O था तो वो H2O ही है, लेकिन स्टेट चेंज हो गया। यहाँ पे स्टेट में तो कैसे चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड। बस अगर खाली स्टेट चेंज हो रहा है तो वो कैसा हुआ, फिजिकल चेंज। तो केमिकल इक्वेशन किन किन तरह से होते हैं? सबसे पहले तो वर्ड इक्वेशन, तुम्हारा एक सेंटेंस दिया होगा, डिस्क्रिप्टिव वे से हम लोग वर्ड इक्वेशन में आते हैं। जैसे अपने पहली एक्टिविटी की बात करें, when magnesium remain bonds in oxygen to form magnesium oxide, लंबा होता है, वो लंबा हमको करना नहीं है, ठीक है भाई। कल से सब मुझे 9:15 को चाहिए यहाँ पे, बैठो। सो पूरा सेंटेंस की जगह अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव से वर्ड में लिखेंगे तो वर्ड में कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी भी थोड़ा अनक्लियर है, क्या करेंगे इसको, मैग्नीशियम प्लस यानी कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अभी भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करने के लिए हमको दो चीज बाकी है, बैलेंसिंग और उसका स्टेट। तो बैलेंसिंग के लिए हम लोग जैसे 2 3 जो भी अपने आगे लगा थे, Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, यानी 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। और स्टेट हमको मेंशन करना है, मैग्नीशियम का कैसा है, सॉलिड, ऑक्सीजन का कैसा है, गैसियस, MgO का कैसा रहेगा, सॉलिड। ये हुआ तुम्हारा कंप्लीट इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, उसके बाद स्केलेटल इक्वेशन, और उसके बाद होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर से आपको बैलेंसिंग भी पूछ सकते हैं, जैसे हमने पेपर में भी देखा था उसी तरह से। तो बैलेंसिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 2 मार्क में फोकट के मार्क्स आपको मिल सकते हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं। दूसरा, जब हम बैलेंसिंग करते हैं उसको कैसी मेथड बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। एक ही बार में बैलेंसिंग हो जाए जरूरी नहीं है, वी नीड टू रीगेन अगेन एंड अगेन, वी नीड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द प्रीफिक्सेस। हम लोग क्या चेंज करते हैं, प्रीफिक्स। हम सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, उस कंपाउंड के आगे का नंबर ही चेंज कर सकते हैं, दैट इज ओनली अलाउड एंड दैट इज नोन एज प्रीफिक्स। तो बैलेंसिंग, इस पूरे केमिकल इक्वेशन में आपको बैलेंसिंग ही पूछा जाता है बेसिकली। तो बैलेंसिंग के लिए दुनिया भर की इक्वेशंस है। इसमें हमको बैलेंसिंग के लिए आपको एक इक्वेशन दी थी, दैट इज Fe रिएक्ट विद H2O, तो क्या बनेगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया भी था कि जब Fe इसका होता है सॉलिड, अब अगर ये H2O लिक्विड फॉर्म में है तो यहाँ पे FeO या Fe2O3 बनेगा। लेकिन अगर ये गैसियस फॉर्म में है तो क्या बनता था, Fe3O4 फेरसो-फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4 प्लस H2 रिलीज होता है। नाउ दिस इजंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको क्या देखना होता है बैलेंस में, सबसे बड़ा नंबर जिसका है, यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1 ही है। सबसे पहले सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 8। अब फिर लाइन में जाने का, जो उसके बाजू वाला एलिमेंट है उसको देखने का, 8, यहाँ कितना है 2, क्या करेंगे यहाँ पे 4, और Fe कितना है 3, तो यहाँ क्या करेंगे 3। सिंपल एज इट इज। आपको कभी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, स्केलेटल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, दैट्स इट। 2 मार्क में पूछते हैं तो कोई भी इक्वेशन आने दो, क्या फर्क पड़ता है, जस्ट यू नीड टू नो द करेक्ट फॉर्मूला। आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे लीड नाइट्रेट है, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 ट्वाइस, तो Pb की वैलेंसी 2 है, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 थ्राइस, ये फॉर्मूला है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, वैलेंसीज आर बीइंग एक्सचेंज्ड। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन क्या है, हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपको याद रखना है। इन द केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड must be equal to the number of atoms on the right hand side. This is known as law of conservation of mass. एक मार्क में लॉ भी पूछ सकते हैं आपको। Then बैलेंसिंग के लिए दुनिया भर की चीजें हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे Fe3O4 का जो यहाँ पे 2 पेज के कंटेंट दिया है, आपको कभी भी इतना लंबा पूछते नहीं है। हिट एंड ट्रायल इसको मेथड बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस इन सब की इक्वेशन दी हुई है। मिथेनॉल की फॉर्मेशन CO प्लस 2H2, देखो पेज नंबर 5 पे नीचे इक्वेशन दी है, मिथेनॉल जो बनता है। What is that 340 ATM? ATM यानी
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटम नहीं होता भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Now types of chemical reaction, basic but very effective, very convenient and हमेशा पूछे जाने वाला, जैसे combination reaction, simple, एग्जाम में आपको पूछेंगे, आपको सिर्फ दो चीज करनी है, क्या? डेफिनेशन और इक्वेशन। 3 मार्क में पूछे तो 2 एग्जाम्पल देना, 2 मार्क में पूछे तो एक ही एग्जाम्पल देना, ठीक है? What is combination reaction? When 2 or more substances combine to form a single product, that is called combination. C plus O2 gives CO2, H2 plus O2 gives H2O, बहुत दुनिया भर के हैं, 2-3 कंपाउंड कंबाइन होते हैं और एक सब्सटेंस कम बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, उसको क्या बोलते हैं अपने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका भाई कौन है? अपोजिट, डीकंपोजिशन रिएक्शन। बट डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय मेनी वेज। पहला थर्मल, थर्मल यानी हीट, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट, और तीसरा सनलाइट यानी कि लाइट, यहाँ पे जिसको फोटोलाइटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है? तो हर एक के एग्जांपल्स अपने पास है। FeSO4 को हीट करेंगे तो 3 कंपाउंड फॉर्म होते हैं, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। वैसे ही CaCO3 CaCO3 को हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2। तो बहुत सारी इक्वेशन है, आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे फेमस एक्टिविटी 1.4 आई गेस ये रही, 1.6 लीड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो बैलेंसिंग है वो भी बहुत बार पूछा था, और इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। पहले तो बैलेंसिंग देखो, पेज नंबर 9 पे एकदम टॉप पे, बेटा टेक्स्ट बुक लाने बोला, डाइजेस्ट नहीं, जरा समझा करो। तो PbNO3 ट्वाइस, जब इसको हीट करेंगे तो हमको 3 कंपाउंड मिलते हैं, PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब यहाँ पे 2 बात जो आपको जानने लायक, पहला PbO का कलर व्हाइट, जो लीड ऑक्साइड होता है व्हाइट कलर का होता है, और दूसरा जो सॉरी व्हाइट नहीं, ब्राउनिश कलर, और अपना NO2 जो है वो भी ब्राउन कलर की फ्यूम्स में आता है, काफी ज्यादा पंजेंट स्मेल इसकी आती है, पंजेंट है, तीखी एकदम स्मेल आती है इसकी NO2 की। देन एक्टिविटी 7, बाई चांस ये एक्टिविटी पूछे 3 मार्क में पूछ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। टम्बलर लो, नीचे 2 होल करो, उसके अंदर से टेस्ट ट्यूब डालो, कॉर्क डालो, उसको सील पैक कर दो, पानी ऊपर से डालो ताकि पूरा सील हो जाए। व्हाट देन? उसको बैटरी से कनेक्ट करो, फिर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या होगा? यहाँ पे बबल्स फॉर्म होंगे। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट ट्यूब पे जिसने आपने कनेक्ट किया था उसमें क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। पहला जो कैथोड था, नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रोड था, उस पे कौन डिपॉजिट होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो कैथोड पे डिपॉजिट होगा। और एनोड यानी जो पॉजिटिव था उस पे कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। अब यहाँ दूसरा सवाल, बबल्स कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब में ज्यादा हमको दिखाई देंगे? तो कैथोड वाली पे। कैथोड पे क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इन वाटर का कंपोजिशन क्या है? H2O। हाइड्रोजन का कंपोजिशन ऑक्सीजन से डबल है, तो बबल्स भी हाइड्रोजन के ज्यादा हमको दिखाई देंगे क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो आपको एक इसमें सवाल पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वॉल्यूम या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द टेस्ट ट्यूब? Hydrogen's volume is double as compared to that of the oxygen, because formula क्या है इसका? H2O, the number of hydrogen molecule is double than oxygen molecule। तो ये आपको रीजन इसमें लिख सकते हो। तो एक्टिविटी 1.7 थी, 3 मार्क में इसको पूछा जा सकता है सिर्फ इस एक्टिविटी को, डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। एक्टिविटी 1.8 तुम्हारा, तो 1.8 बहुत ही सिंपल बट बहुत बाहर पूछा गया है ये। तो डीकंपोजिशन बाय फोटोलाइटिक, फोटोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तीनों तीन का एक ही मतलब है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl या AgBr, याद है ना? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये डीकंपोज होगा तो क्या बनेगा? सिल्वर अलग होगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा यहाँ पे। तो AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल गिव Ag प्लस Cl2, बैलेंस करोगे तो बाकी के दोनों में भी 2 लग जाएगा। सेम गोस फॉर AgBr, AgBr का भी सेम होता है, Ag प्लस Br2, दोनों में आगे 2 लगने वाला है। नाउ दीस 2 केमिकल्स AgCl एंड AgBr कहाँ यूज होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, बोर्ड में बहुत बारी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 जात के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मोनो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज मोनो डिस्प्लेसमेंट? व्हेन अ सिंगल एलिमेंट, when a less reactive, sorry, when a more reactive single element displaces less reactive element from its salt, जब किसी सॉल्ट में से एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट वाले को डिस्प्लेस करता है, उसको उसकी जगह से हटाता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता है, तो उसको बोलते हैं मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जांपल Fe
प्लस CuSO4 क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे किसने किसको डिस्प्लेस किया, आयन ने कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस किया। क्यों, आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज भी लर्न करवाई थी, वो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी वाली, तो वो आपको बराबर याद रखना है, उसके हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अकॉर्डिंगली हमारा सबसे टॉप मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन, पोटेशियम, सबसे ज्यादा, सबसे लीस्ट कौन, गोल्ड, बराबर, सबसे ज्यादा पोटेशियम, सबसे ज्यादा कम जो है वो लीस्ट है। इस सीरीज में मैंने आपको एक नॉन मेटल भी ऐड करवाया था, हाइड्रोजन तो हाई, इसके अलावा कार्बन। कार्बन को क्यों, कार्बन कभी कभी जो लो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं ना, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, इन सब के सॉल्ट्स में से, ऑक्साइड्स में से कार्बन को यूज करके ऑक्सीजन कंबाइन कर लेगा। कार्बन की टेंडेंसी ऑक्सीजन के लिए थोड़ी ज्यादा है, तो भले वो नॉन मेटल है, लेकिन मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करा, जैसे ZnO प्लस C क्या बनेगा, Zn प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन Zn को उसने अलग कर दिया। ये हमको थर्ड चैप्टर रिफाइनिंग ऑफ मेटल में काम आता है, ठीक है। तो मोनो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल से फंडा याद रखना, एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, जबकि डबल में क्या होता है, दो एलिमेंट्स या दो आयंस एक दूसरे एक्सचेंज होंगे यहाँ पे। तो इसके दुनिया भर के एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं, अभी एक्टिविटी 1.2 में भी देखा था हमने। इसके अलावा नीचे भी यहाँ पे देखो Na2SO4 प्लस BaCl2 gives BaSO4 प्लस NaCl। तो ये रिएक्शन में जो BaSO4 मिल रहा है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट का मतलब यहाँ पे ये है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी ऑब्टेन हो सकते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगर है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, the reaction in which an insoluble precipitate is formed, a reaction in which an insoluble precipitate, एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हुआ जो डिसॉल्व नहीं होता पानी में, तैरता रहेगा, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब बराबर सुनो ये बात, every precipitation reaction is always double displacement reaction, but every double displacement reaction is not always precipitation reaction। जरूरी नहीं है कि हर एक डबल डिस्प्लेसमेंट में इनसॉल्युबल निकले ही निकले, हमेशा जरूरी नहीं है। And oxidation reduction reaction, the reaction in which either oxygen is added or hydrogen is removed, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एग्जांपल CU प्लस O2 gives CuO, Cu को ऑक्सीजन मिल गया, जबकि रिडक्शन में क्या होने वाला है, हाइड्रोजन निकलता है, सॉरी हाइड्रोजन ऐड होता है या ऑक्सीजन निकलता है। तो इसी CuO को लेते हैं, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का होता है, प्लस H2 इसमें ऐड करेंगे, तो यहां होगा अपना रिएक्शन। Cu का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन उसको ले लेगा। तो H2 अकेला था, उसने किसको कंबाइन कर लिया, O के साथ कंबाइन कर लिया, यानी H2 को O मिल गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सेम वे यहाँ पे जो कॉपर था उसमें ऑक्सीजन था ना, वो निकल गया, तो CuO यहाँ पे हो गया रिड्यूस और H2 हो गया ऑक्सीडाइज। तो आपको ये दो मार्क में पूछते हैं, एक इक्वेशन दे देंगे, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ। तो कोई भी अगर इक्वेशन आपको यहाँ पे दे, जैसे कि ये वाली CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O, अब इस रिएक्शन में आप देखोगे इसमें से ऑक्सीजन निकला, देख रहे हो, तो ये क्या हुआ, रिड्यूस, और इसको ऑक्सीजन मिल गया, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। अब दूसरी चीज बाय चांस एग्जाम में पूछे, जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसने इसको ऑक्सीडाइज करवाया। एजेंट अगर पूछे ना तो उल्टा हो जाएगा, और ये H2 खुद ऑक्सीडाइज हुआ लेकिन उसे दूसरे को रिड्यूस करवाया, इसमें से ऑक्सीजन ले लिया ना, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिकली है ना, कोई भी एक चीज याद रखो, कोई भी एक चीज, उसके बाजू वाला उसका अपोजिट ही होगा। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये अगर रिड्यूस हुआ तो ये कौन हो गया, उसका अपोजिट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है इसके अंदर, बराबर है। एग्जांपल कोई भी है, सपोज कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, जैसे Na plus Cl gives
Na+Cl2 use NaCl2 बैलेंसिंग पाथ में। इसमें कैसे देखेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो जो लूज किया उसका हुआ ऑक्सीडेशन, और जिसने गेन किया उसका हो गया रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा याद रखना है। इसका रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इसका रिएक्शन हो गया रिडक्शन रिएक्शन। तो जो गेन करेगा वो रिड्यूस हो गया और जिसने लूज किया वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये किसमें? जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं है वैसे एलिमेंट्स में। एंड लास्टली कोरोजन एंड रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट 2 मार्क में पूछ सकते हैं। तो कोरोजन, व्हेन द मेटालिक ऑब्जेक्ट आर बीइंग टार्निश्ड इन प्रेजेंस ऑफ ईदर एसिड और वाटर या किसी भी केमिकल्स के कंटेक्स्ट में एयर, जब वो टार्निश होते हैं, जंग लगता है, जंग खाली लोहे का ही जंग को जंग नहीं बोलते, कोरोड होता है वो, इसको टार्निशिंग भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। इसमें 3 एग्जांपल आपके पास है। सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक, क्यों? सल्फर के साथ कंबाइन होते हैं, क्या बनेंगे? Ag2S। कॉपर गेट्स ग्रीन, कॉपर के बाद ग्रीन कोटिंग लगती है, व्हाई? कॉपर कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। और तीसरा आयन का तो पता ही है, रस्ट, Fe2O3.XH2O। तो Fe2O3.XH2O ये तुम्हारा क्या होने वाला है यहाँ पे? रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला है ये, बेसिकली आयन ऑक्साइड ही है। एक और चीज पूछूं, आयन ऑक्साइड यानी जंग लगने के लिए कौन सी 2 कंडीशन जरूरी है? एयर एंड वाटर, बोथ, दोनों की जरूरत पड़ती है। खाली हवा में जंग नहीं लगेगा, खाली पानी में जंग नहीं लगेगा, दोनों होना जरूरी है। एंड व्हाट इज रेंसिडिटी? व्हेन ऑयल कंटेनिंग फूड गेट रेंसिड व्हेन इट एक्सपोज्ड टू एयर। जब एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑयल जो था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसके कंटेक्स्ट में जो भी चिप्स या अपने जो भी कुछ खाते हैं जो ऑयली कंटेनिंग होता है वो कुछ टाइम बाद अगर ओपन में ही रखोगे तो वो रेंसिड कहलाएगा। उसका स्मेल एंड टेस्ट उसका चेंज हो जाएगा, खाने लायक रहेगा नहीं वो। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे अपने? या तो एयर टाइट कंटेनर में रखो, या तो चिप्स मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो नाइट्रोजन अंदर फ्लश करते हैं। अपने घर में अपने एयर टाइट कंटेनर, अपने घर में नाइट्रोजन नहीं होता तो अपने घर में क्या करेंगे? एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। और जो चिप्स मैन्युफैक्चरर जो पैकेट्स में क्या ऐड करते हैं तो नाइट्रोजन या वैसा ही कोई इनर्ट गैस जो होता है वो अंदर फ्लश करते हैं ताकि वो लंबे समय तक फ्रेश रहे। तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 का कुछ समरी था। इसमें से तुम लोग को बैलेंसिंग पूछते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पूछते हैं, रिएक्शन में आपको डेफिनेशन और इक्वेशन आपको देनी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन, ये सारे रिएक्शन है इसके अंदर। और पहला जो तुम्हारा कंसेप्ट था वो कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कैसे होता है। अब एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड और बेसिस का फिजिकली अपने टेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो लिटमस पेपर के थ्रू कर सकते हैं। बाद में, अभी मैं यहाँ पे वीडियो ले रहा हूँ। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड के टेस्ट के लिए क्या होता है? लिटमस पेपर। एसिड बेस के लिटमस पेपर होता है। तो लिटमस, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। लिटमस कैसे बनता है? लिटमस इज ए नेचुरल इंग्रेडिएंट। कहाँ से बनता है? तो लाइकेन उसमें से बनता है। बेसिकली लिटमस का कलर क्या होता है? पर्पल। ठीक है, पर्पल को सुखाया जाता है, उसको ये कलर में कन्वर्ट किया जाता है, रेड एंड ब्लू वाले, एंड देन दिस लिटमस पेपर्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग। इसके अलावा कौन सा यूज कर सकते हैं नेचुरल में? टर्मरिक यूज कर सकते हैं, पर्पल कैबेज, रेड कैबेज, ये सब अलग अलग तरह के हैं। वो एग्जांपल में हाइड्रेन या ये सब जो है वो यूज कर सकते हैं। ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं। केमिकल इंडिकेटर्स कौन से हैं? सिंथेटिक, जो लैब में बनते हैं। द इंडिकेटर्स व्हिच आर यूज्ड इन, व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन लैब, तो कौन से हैं वो? फिनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोल्फथालीन का कलर चेंज की बात करें, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट विल रिमेन कलरलेस, इन बेस इट टर्न्स पर्पल और पिंकिश, जबकि मिथाइल ऑरेंज एसिड के प्रेजेंस में रेड और बेस के प्रेजेंस में येलो। इसके अलावा तीसरा भी एक इंडिकेटर है, कौन सा? ऑल्फैक्टरी। अभी एग्जाम में भी पूछा था, 3 जात के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है अपने पास, क्लोव, वेनिला एसेंस एंड अनियन। इसका सिंपल सा टेस्ट है, एसिड
और बेस बीकर में लो एंड देन ऐड दिस ईदर अनियन एसेंस या वेनिला एसेंस या 2 क्लोव एसेंस, इनको ऐड करो. व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन इन एसिड्स? स्मेल परसिस्ट, स्मेल आएगी उसमें, जो टिपिकल अनियन की है या क्लोव की है वो स्मेल आएगी. कब? एसिड में डालोगे तो. लेकिन बेस में डालोगे तो स्मेल बूम वैनिश डिसअपीयर, स्मेल नहीं आएगी उसमें. ये टेस्ट है तुम्हारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के लिए. देन कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस. तो एसिड का पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सॉर इन टेस्ट होता है वो, जबकि वो कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट. बेस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट रहता है इसमें. इसकी हमने टेस्ट देख ली, जो फिजिकल लिटमस पेपर होता है, देन सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है, और ये ऑल्फैक्टरी. इसके अलावा भी और भी एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच पेपर वाला, तो वो आगे टॉपिक में आएगा. सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज. एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट्स विद मेटल. तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारी एक्टिविटी 2.3. 4 मार्क में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं. इसके अलावा 2 ऑब्जेक्टिव इसमें से आएंगे. तो ये सबसे बड़ी दावेदार है इस शॉर्ट नोट का 2.3 एक्टिविटी. सिंपल है, पहले ही देखा है. जिंक ग्रैन्यूल्स हमको ऐड करने हैं H2SO4 या किसी भी एसिड में HCl में. व्हाट विल हैपन? जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड डिपेंडिंग अपॉन द एसिड फॉर्म होगा. और दूसरा एक गैस, कौन सा? हाइड्रोजन. कंपल्सरी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा. नाउ हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस गैस. इसको हम लोग ये सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे एंड आफ्टर पासिंग थ्रू सोप सॉल्यूशन बबल्स विल अपीयर. इससे पता चलता है कि कोई तो गैस रिलीज हो रहा है. बट हाउ डू वी डिटेक्ट दिस गैस? क्या करेंगे? When a burning candle brought near this gas, the gas burns with a pop sound. So, basically इसमें आपको एक्टिविटी में apparatus को शो करना है, डायग्राम को शो करना है, और इक्वेशन सिंपल सी एक इक्वेशन है. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. अगर H2SO4 पसंद नहीं है, HCl ले लो. डिपेंड करेगा एग्जाम में क्या है. ठीक है. तो Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2. कैसे पूछेंगे इसको, इस एक्टिविटी को? Demonstrate the activity showing the evolution of hydrogen gas when acids or bases reacts with metal. ये आपको क्वेश्चन इसमें होगा. ठीक है. एसिड का तो देख लिया. व्हाट अबाउट बेस? बेस में एक लौती इक्वेशन यहाँ पे दी है जिसका फॉर्मूला भी बोर्ड में पूछा गया है. बेस NaOH, जब इसमें जिंक के साथ ऐड करते हैं Zn plus NaOH, क्या बनेगा? Na2ZnO2. NH2 gas is produced. What is the name of this compound? Sodium zincate. सोडियम जिंकेट इसका नाम है. ठीक है, याद रखना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये, बट ये सॉल्ट फॉर्म होता है, बोर्ड में पूछा गया था. Then metal carbonates and hydrogen carbonates का कैसे फॉर्म होता है? तो सिंपल है. When metal react with carbonates यानी Na2CO3 टाइप या CaCO3 टाइप या बाइकार्बोनेट NaHCO3 या CaHCO3, अगर इनके साथ फॉर्म होता है 3 चीजें, सॉल्ट, वाटर तो है ही, और कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा. अब कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस गैस है, हमको कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड है? अगेन सेम प्रोसीजर. इसकी 2 टेस्ट है. पहला, when a burning candle brought near carbon dioxide, it will just extinguish. पॉप साउंड नहीं आएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, बस खाली बुझ जाएगी. ठीक है. दूसरी कौन सी टेस्ट है? लाइम वाटर. When this carbon dioxide gas is passed through the solution of lime water, slake lime, that is calcium hydroxide. 3 नाम है इसके. CaOH twice. तो क्या यहाँ पे होगा, क्या दिखेगा हमको? When CaOH twice react with this carbon dioxide, it will form white precipitate. किसका होता है ये? CaCO3, CaCO3. CaCO3 फॉर्म होता है और यहाँ पे H2 जो है वो इवापोरेट हो जाएगा. कौन सी इक्वेशन बताई है मैंने अभी? कहाँ यूज होती है? व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, इसमें यूज होती है. ठीक है. शाइनी सर्विस कितने दिनों में आती है? 2 to 3 days. बराबर. ये भी याद रखना, पूछ सकते हैं कुछ भी बोर्ड में. दूसरा, लाइमस्टोन, चॉक ने मार्बल, तीनों दिन का कंपोजिशन सेम ही है. CaCO3 यही है इसका कंपोजिशन. भले उनके फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग हैं, हार्डनेस अलग अलग होती है, बट केमिकल फॉर्मूला CaCO3, CaCO3. एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं. बहुत फेमस 2 मार्क का है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. दुनिया भर की इक्वेशन है. KOH plus HCl gives KCl plus H2O. दुनिया भर का कोई भी एक एसिड पकड़ो,
कोई भी एक बेस पकड़ो, रिएक्ट करो, एक कंपाउंड तो नक्की है, कौन सा? वाटर। जो बचा वो क्या होगा? सॉल्ट। बेसिकली एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 2 मार्क में पूछे डिफाइन दो, एक एग्जांपल दो। 3 मार्क में पूछे डिफाइन दो, 2 एग्जांपल दो। ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटालिक ऑक्साइड यानी कोई भी मेटल जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड रहता है, यानी कि जैसे CaO, कैल्शियम इज अ मेटल। कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है। जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? CaCl2 ने H2O, सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देखो बेसिक यानी बेस प्लस एसिड। तो इसका अपोजिट बताओ। अगर ये बेसिक ऑक्साइड था, मेटालिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? एसिडिक इन नेचर। इसको जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे जैसे NaOH, तो यहां पे भी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो याद रखना, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। व्हेन इट रिएक्ट विद वाइस वर्सा, जैसे कि मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे सॉल्ट एंड वाटर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब बेसिक के साथ बेस के साथ रिएक्ट करेंगे अगेन सॉल्ट एंड वाटर। अब मुझे ये बताओ, एसिड को पानी में डालेंगे तो क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन ही बनने वाला है। ये जो बना वो कौन सा बनेगा? H2CO3, वीक एसिड। क्या बना? वीक एसिड। HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या है? इनको बोलते हैं मिनरल एसिड्स या स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है। इसके अलावा बाकी जितने भी है वो सभी वीक एसिड्स हैं। व्हाट इज एक्वा रेगिया? इसका और इसका कॉम्बिनेशन 3:1 के प्रपोर्शन में। इसकी खासियत क्या है? इट कैन इवन डिसॉल्व गोल्ड। गोल्ड को भी कोरोड कर सकता है। गोल्ड तो लीस्ट रिएक्टिव है, किसी का रिएक्ट ही नहीं करता। गोल्ड को आप HCl में डाल दो, कुछ नहीं होगा। बट गोल्ड को जब इनके कॉम्बिनेशन में आप डालोगे, एक्वा रेगिया में डालोगे, एक्वा रेगिया का दूसरा नाम क्या है? रॉयल वाटर। तो रॉयल वाटर में आप जब मिक्स करोगे, यानी उसको अंदर डालोगे, गोल्ड को भी जंग लग जाएगा, यानी कोरोड हो जाएगा वो। ठीक है। तो ये भी याद रखना। इसमें क्वेश्चंस में देखो पेज नंबर 22 में, व्हाई शुड कर्ड और सॉल्ट सब्सटेंस बी नॉट केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल? रीजन क्या होगा? कोई भी खट्टी चीजों को कॉपर या ब्रास वेसल में नहीं लगाना चाहिए। रीजन लाई हियर ओनली। कॉपर क्या है? मेटल। और खट्टी चीज में क्या होता है? एसिड। मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो रहेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। तो इसलिए इनमें नहीं रखना चाहिए। डाइजेस्ट में रीजन दिया हुआ है। सारे एसिड और सारे बेस में क्या कॉमन है? तो बेस में क्या कॉमन रहेगा? OH माइनस। एसिड में क्या कॉमन रहेगा? H प्लस। ये आपको देखना है। ठीक है। अब जैसे वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? H प्लस OH माइनस आयन। इस वाले वाटर में दोनों ही चीज है, इसलिए वाटर क्या है? न्यूट्रल। इसलिए वाटर कैसा है? न्यूट्रल है यहाँ पे। तो ये भी याद रखना है आपको। एक्टिविटी 2.9 वाला है, एसिड का डिटेक्शन अगर करना है तो हमेशा पानी के प्रेजेंस में ही होगा। एसिड्स और बेसिस ऑलवेज डिटेक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। कैसे पता चलेगा? ये रिएक्शन, ये एक्टिविटी आपको दिखानी है। कौन सा है इस एक्टिविटी में? सोडियम क्लोराइड NaCl व्हेन रिएक्टिंग विद H2SO4। तो यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो Na2SO4 जो कि एक सॉल्ट है, लेकिन गैस में क्या फॉर्म हो रहा है? HCl। अब जब HCl फॉर्म हो रहा है तो ये तो एक एसिड है, लेकिन जब ये गैस के फॉर्म में निकलेगा और बाहर आप हवा में लिटमस लहराओगे, कौन सा लिटमस लोगे? ब्लू।
ब्लू लेंगे क्योंकि हमको एसिड को टेस्ट करना है ना, तो ब्लू लिटमस को लहराओगे तो क्या वो ब्लू रेड में टर्न होगा? नहीं, जब ये गैसियस फॉर्म में है तब नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? लिटमस को डालेंगे पानी में, बाहर निकालेंगे, टेस्ट करेंगे। अब यस, अब यहाँ पे क्योंकि HCl पानी के साथ कंबाइन करेगा तभी वो H+ आयन रिलीज करता है, तो ये उसका टेस्ट है। Acid shows the property of acidity in presence of water. पानी नहीं होगा तो एसिड की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है। ये एक्टिविटी भी है तुम्हारी। What is H3O+? H3O+ क्या है? पानी में हाइड्रोजन, यानी पानी में एसिड, हाइड्रोनियम आयन। कोई भी एसिड को जब पानी में डालते हो ना तो एसिड का H+ वो पानी के साथ कंबाइन होता है, क्या बन जाएगा? ये H3O+, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। When mixing acids or bases with water, what care we should take? क्या care लेनी पड़ती है? Acid should be added to water or water should be added to acid? How? Drop by drop, slowly by constant stirring. Continuous stir करता रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे और एसिड में तुम सीधा पानी डाल दोगे, भड़का, ब्लास्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पेज नंबर 25 पे 5th और 6th देखो क्वेश्चंस में। अगर ऐसा आ गया ना तो जल्द से, और इसका सिंपल सा कंसेप्ट दिमाग में रखो। While diluting, जब आप एसिड या बेस में पानी मिक्स करते हो, जब आप ये वर्ड देखो ना खाली डाइल्यूट, जब एसिड को डाइल्यूट करते हो, सपोज HCl में जब पानी मिक्स किया तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। पानी डालते ही इसका कॉन्सेंट्रेशन कम पर यूनिट वॉल्यूम। आपने 10 ml एसिड लिया, आपने 100 ml वाटर लिया, पानी में मिक्स किया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 110। लेकिन एसिड 110 हो गया? नहीं, वो तो पानी था अंदर जाता, एसिड का प्रोपोर्शन उसमें कम हो गया। याद रखना, सिंपल, क्या याद रखना है? डाइल्यूट। लेकिन जब आप एसिड में एसिड मिक्स करो या बेस में मिक्स करो तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बस दो ही क्वेश्चन है इसमें, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। डाइल्यूट दिखे, आंखों को बंद करो, डिक्रीज लिखो। एसिड का एसिड दिखे या बेस का बेस दिखे, इंक्रीज लिखो। अरे ये 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है, एक सेंटेंस में लिखना, खाली एक वर्ड मत लिख देना। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन? तो इसके लिए अपने पीएच स्केल है मार्केट में अवेलेबल। P फॉर पोटेंस, H फॉर हाइड्रोजन, जर्मन में इसको बोलते हैं। बेसिकली पीएच पेपर रहता है। पीएच पेपर में लेफ्ट टू राइट अगर बात करें तो 0, 7, 14 की रेंज है अपने पास, जिसमें 7 होता है न्यूट्रल, 0 इसके नीचे जैसे जैसे जाएगा वो एसिडिक, ऊपर जाता जाएगा बेसिक। 7 से जितना नीचे जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि वीक एसिड होता जाएगा? स्ट्रॉन्ग। और 7 से ऊपर जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा कि वीक बेस होता जाएगा? स्ट्रॉन्ग। बढ़ेगा तो बेस स्ट्रॉन्ग, कम होगा पीएच, एसिड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बाय चांस अगर बोर्ड में ऐसा पूछे पीएच प्लस पीओएच, आंसर 14, याद रखना इसको। इसमें सपोज कि आपको पीएच दे दिया 6 और पूछा पीओएच, क्या आएगा? 8। सिंपल माइनस करना है आपको, टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ है नहीं, बट बाय चांस पूछे तो 0 to 7 एसिड डिटेक्ट करता है, 7 न्यूट्रल है और 7 to 14 जो है वो तुम्हारा बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच अभी भी भाई पूछा था। एक तो सॉइल का पीएच, सॉइल का पीएच कितने से कितने के बीच में होना चाहिए? 6.5 to 7.5 की रेंज में होना चाहिए। अगर 7 से कम है तो एसिडिक है। अगर ऐसा है तो वो फार्मर क्या करेगा?
चौक, जिप्सम या ऐसा कुछ ऐड करेगा जिससे उस सॉइल की जो एसिडिटी कम हो और बेसिडिटी ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसा करेगा। तो सॉइल के लिए ये था। उसके बाद तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रहेगा? 5.5 के अगर नीचे जाता है तो वो तुम्हारा हो जाएगा टूथ डीके में। तो एसिड अपने मौजूद है, कितना एसिड का कॉन्सेंट्रेशन रहता है? 1.2 के आसपास, ठीक है। HCl जो है पेट में 1.2 के आसपास है। तो क्यों जरूरी है? फॉर द डाइजेशन। दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है, पीएच इसलिए हमको काम लगता है। तीसरा, टूथ डीके। पहले तो टूथ एनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से, Ca3PO4 ट्वाइस, इससे बना हुआ होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर टूथ का पीएच 5.5 से बिलो जाता है तो क्या हो जाएगा? टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे मुंह के अंदर, वो शुगरी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे अपने टूथ डीके होते हैं, दांत सड़ जाएंगे और फिर खोखले हो जाएंगे। तो ये बचने के लिए क्या करना चाहिए? ब्रश। तो ब्रश का नेचर कैसा हुआ? बेसिक। एक एसिड वाला भी था, एसिड रेन कहीं पे था। एसिड रेन कब कहलाती है? 5.6 के नीचे जब जाए पीएच तो उसको एसिड रेन बोला जाएगा। तो क्या करेगा एसिड रेन अगर धरती पे आया तो? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये सब के जो है प्लांट्स वगैरह, इन सभी को नुकसान पहुंचता है। एसिडिटी जो है वो बढ़ा देगा इसीलिए। दूसरा, अपने जब एसिडिटी क्रिएट होती है डाइजेस्ट सिस्टम में, क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस, या कोई भी एंटासिड अपने लेते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के खुद के पास भी एक मैकेनिज्म होता है सेल्फ डिफेंस का, जिसमें हनी बी के पास कौन सा होता है? मेथेनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मूला HCOOH, ठीक है। प्लांट्स में निटल लीव्स के पास भी सेम होता है, HCOOH। कीड़ी के डंक में एंड स्टिंग क्या होता है? HCOOH। तीनों तीन में मेथेनोइक एसिड होता है। इसको अगर अपन को हनी बी काट जाए तो हमको क्या करना चाहिए? तुरंत ही इनो वगैरह बेकिंग सोडा उसको रब कर दो, तो उसका इफेक्ट कैसा हो जाएगा? नलीफाई हो जाएगा। ये ग्रीन वाला टेबल आपको याद करना है। कौन सा एसिड किस में होता है? विनेगर में होता है एसिडिक एसिड, ऑरेंज में होता है साइट्रिक, टैमरिन में टार्टारिक, टमेटो में ऑक्सैलिक। टमेटो में टार्टारिक नहीं होता है, याद रखना, बहुत बार गलती करते हैं। देन सॉर मिल्क यानी कर्ड में होता है लैक्टिक, लेमन में साइट्रिक, एंट और निटल स्टिंग में मेथेनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, भाई ये बोर्ड में भी पूछा है, मैंने ये भी पहले ही पूछा था आप लोगों को। सपोज के K2SO4 है और Na2CO3, ये दोनों के दोनों सॉल्ट्स हैं। तो मुझे बताओ ये सॉल्ट किन एसिड और किन बेस में से बना होगा? ये K है तो जो पहला होता है ना उसके साथ OH को ऐड करो तो क्या हो जाएगा? KOH। और SO4 तो एसिड कौन सा होगा? H2SO। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो इसका पीएच कितना होगा? 7। इसका पीएच कितना होगा? 7। जब एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों का मिक्सर जो सॉल्ट बन रहा है उसका पीएच कितना होगा? 7। इसकी बात करते हैं। Na के साथ OH लगाएंगे तो क्या बनेगा? NaOH। लेकिन CO3 के साथ एसिड कौन सा बनेगा? H2CO3। ये क्या स्ट्रॉन्ग वाला है? नहीं। ये बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग। तो जब बेस स्ट्रॉन्ग, एसिड वीक, तो पीएच इसका कहां जाएगा? 7 से ऊपर। सिंपल, आपको ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। CaCl2 बेस, CaOH ट्वाइस, एसिड HCl। बेस थोड़ा वीक है लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग है, क्या बनेगा? एसिडिक साइड 7 से कम होगा। तो आपको सॉल्ट देख के उसके एसिड और बेस का अंदाजा लगाना है, इसी को बोलते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का मतलब, अगर आपको बाय चांस पूछे राइट एनी एग्जांपल ऑफ सॉल्ट्स फैमिली, आप कोई भी एक पकड़ लो। जैसे Na की बात करें, Na2SO4, NaCO3, NaSCO3, सब में Na होना चाहिए। ऐसे आप सॉल्ट 3-4 एग्जांपल दे दो, ठीक है। या अगर बेस के पीछे वाले की साइड बात करें तो Cl वाला पकड़ लो, CaCl2, NaCl, KCl,
ये सब पकड़ लो। कोई भी सॉल्ट आपको जो दिखे उसमें जो कॉमन है वो उसकी फैमिली है, फैमिली इन द सेंस सेम एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। पीएच ऑफ सॉल्ट अगर पूछे आपको तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पीएच 7 उस सॉल्ट का, वीक एसिड लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग 7 से ज्यादा, जो बेस स्ट्रॉन्ग है तो 7 से ज्यादा, एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक बेस है तो 7 से। सिंपल फंडा है, यहां पे लिखा है गांधी बाबू के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे कई तरह के सॉल्ट्स जो है, सॉल्ट्स तो दरिया में से बहुत सारे मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रॉक सॉल्ट। प्योर होता है नहीं, कैसा कलर होता है, ब्राउनिश, अलग अलग भलते भलते कलर होते हैं, बट दे आर नॉट इन द प्योरेस्ट फॉर्म। हम कौन सा कंज्यूम कर सकते हैं, व्हाइट वाला कौन सा, NaCl, आयोडाइज तो आयोडीन मिक्स करते हैं, NaCl अपने कंज्यूम करते हैं। अब ये जो NaCl है दरिया में MgCl2 KCl बहुत सारे सॉल्ट्स मिलते हैं, हमारे काम का कौन सा है, NaCl। और ये इतना काम का है ना कि खाली खाने के अलावा दूसरे कई सारे कंपाउंड्स बनाता है। जैसे सबसे पहले NaOH, क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस इसमें काम आता है। तो इसमें कौन कौन से सब्सटेंस बनते हैं, NaCl H2O कंबाइन होते हैं जिसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, और आता है NaOH। सबसे पहले NaOH बेस बनाता है ये, उसके साथ हाइड्रोजन H2 एंड क्लोरीन रिलीज होता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस है, क्लोर फॉर क्लोरीन, अल्कली फॉर बेस, NaOH जो फॉर्म हो रहा है वो। तीनों के एग्जांपल यहाँ पे दिए। अब ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितनी भी स्टोरी यहाँ पे है ना, सब 4-4 मार्क में पूछ सकते हैं। कंटेंट कम, एक इक्वेशन दो, एक्सप्लेनेशन लिखो, और यूजेस पूछा तो यूजेस लिखो। इन सब के यूजेस दिए हुए भाई, जैसे H2 के यूजेस फ्यूल में, मार्गेरिन बनाने में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, ये सब में यूज होता है। क्लोरीन का वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFC, पेस्टिसाइड, इन सब में होता है। और NaOH डिग्रीजिंग एजेंट, यानी ग्रीस को रिमूव करने के लिए, सोप, डिटर्जेंट, पेकर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर, इन सब में यूज होता है। तो बहुत सारे इसके यूजेस भी हैं यहाँ पे। दूसरी बात एक जो पूछते हैं यहाँ पे, NaOH जो है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैथोड के पास फॉर्म होता है कि एनोड के पास फॉर्म होता है, कैथोड के पास कि एनोड के पास, नेगेटिव से कैथोड के पास ये फॉर्म होता है, याद रखना इसको। हाइड्रोजन कहां जाएगा, कैथोड, क्लोरीन कहां जाएगा, एनोड, लेकिन NaOH कौन सी तरफ थोड़ा रहेगा, कैथोड की तरफ, याद रखना भाई, इसको दिया ही हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनता कैसे है, व्हेन अ ड्राई स्लेट लाइम इज मिक्स्ड विद क्लोरीन गैस इट फॉर्म्स CaOCl2, CaOH twice plus Cl2 gives CaOCl2, ठीक है। ड्राई स्लेट लाइम का मतलब दूसरा क्या, स्लेट लाइम का मतलब CaOH twice होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ड्राई का मतलब क्या, पानी नहीं है, पानी नहीं है तो मैं ड्राई स्लेट लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड भी तो बोल सकता हूं ना, याद रखना है इसको। CaO इज ड्राई स्लेट लाइम, सूखा हुआ जिसमें पानी नहीं है। अगर CaO में मैं पानी डालूंगा, CaO प्लस H2O क्या बन जाएगा, CaOH twice, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीजें। जैसे यूजेस दिए ब्लीचिंग पर, तो लिनेन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड पल्प में यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा 4 कंपोनेंट से बनता है, सॉल्ट NaCl प्लस वाटर H2O प्लस CO2 एंड अमोनिया। ये चारों कंपाउंड मिक्स होते हैं, दो चीज फॉर्म होती है, एक तो NaHCO3 जो हमारे कंपाउंड है बेकिंग सोडा, और दूसरा सॉल्ट NH4Cl, ठीक है। अभी NaCO3 के कहाँ पे यूज होता है तो उसके बारे में, सबसे पहले NaCO3 को जब अपने हीट करेंगे तो हमको एक कंपाउंड मिलता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड अपने कहाँ यूज करने वाले हैं, बेकिंग सोडा को यूज कहाँ करते हैं, केक फ्लफी करने के लिए। कोई भी आप ढोकला, खमण ये सब खाते हो तो उन सब में वो फ्लफीनेस चाहिए ना, उसमें ये बेकिंग सोडा यूज होता है। अब अगर सिर्फ बेकिंग सोडा यूज करेंगे तो वो तो कड़वा हो जाएगा, क्योंकि ये तो बेस है क्या,
क्या करते हैं? अमाइल टार्टारिक एसिड, कम अमाउंट में टार्टारिक एसिड मिक्स करते हैं। तो ये बेकिंग सोडा को जब एसिड के मिक्स करेंगे तो मैं इसको बेकिंग सोडा नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? बेकिंग पाउडर। इसको बेकिंग पाउडर बोलेंगे। किचन में आपको बेकिंग पाउडर जरूर से दिखाई देगा, एक बार बेकिंग सोडा ना भी दिखाई दे, लेकिन बेकिंग पाउडर, क्योंकि वो खाने में अपने टाइम टू टाइम क्रिस्पी पकोड़े बनाने में यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो इसके यूजेस है, तो पहला यूजेस यही है बेकिंग पाउडर बनाने में, इट इज यूज्ड टू मेक बेकिंग पाउडर फ्रॉम बेकिंग सोडा बाय एडिंग माइल्ड टार्टारिक एसिड इन इट। दूसरा एंटासिड बनाने में काम लगता है, क्योंकि अल्कलाइन नेचर का है, स्टमक में अगर एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है तो उसको रिलीव करवाता है। एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम लगता है। देन वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा सिंपल Na2CO3 में जब पानी ऐड करते हैं, सिंपल सा इक्वेशन है, Na2CO3 प्लस 10H2O, क्या बनेगा? Na2CO3 डॉट 10H2O। तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसको मैं सोडियम कार्बोनेट नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा वॉशिंग सोडा, जब 10 मॉलिक्यूल वाटर इसके अंदर आ जाते हैं तो, ठीक है। इसके यूजेस क्या है? तो भाई ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री बनाने में यूज होता है। दूसरा बोरेक्स फॉर्म करने में, बोरेक्स का फॉर्मूला भी लिखवाया था, Na2B4O7.10H2O। देन सोडियम कार्बोनेट डोमेस्टिक पर्पस में भी काम आता है, क्लीनिंग एजेंट, डिटर्जेंट वगैरह में भी काम आता है। एंड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसमें भी काम आता है। एंड तुम्हारा आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? CuSO4 जो ब्लू कलर में होता है क्रिस्टल, उसको जब आप हीट करोगे तो ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों? वो पानी का ब्लू कलर नहीं था। CuSO4 में 5 मॉलिक्यूल वाटर के थे जो डिसअपियर हो गए, इवापोरेट हो गए, इसलिए उसका क्रिस्टल का कलर जो है ब्लू से सादा व्हाइट जैसा हो जाता है। सेम गोस फॉर FeSO4। FeSO4 का कलर कौन सा होता है? ग्रीन। तो जब आप FeSO4 के क्रिस्टल्स को हीट करोगे, FeSO4.7H2O, उसमें से भी ग्रीन कलर डिसअपियर हो जाएगा एंड कलरलेस फॉर्म हो जाएगा। लेकिन जब आप उसमें पानी डालोगे तो वापस क्या बन जाएगा? वही सेम कलर उसका रीगेन हो जाएगा। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इन विच द क्रिस्टल्स आर अपीयर टू बी इन सॉलिड फॉर्म। भले पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच है लेकिन वो लिक्विड में नहीं होता, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको क्रिस्टल्स बोले जाते हैं। एंड लास्टली POP, तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे बनता है? When gypsum का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, when gypsum is heated at 373 Kelvin, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब इसको हीट करेंगे, it will lose its 1.5 water molecule and keeps half water molecule, forming CaSO4.2H2O plus 1.5 H2O। अगर प्रिपरेशन पूछेंगे ना, ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे बनता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो कहाँ पे यूज होता है ये? तो इसका यूजेस तुम्हारा आइडल्स बनाने में, फ्रैक्चर रिपेयर, फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर, उसको सही लोकेट करने में, इन सब जगहों पे यूज है। फॉल सीलिंग बनाने में, इन सब में यूज होता है। अब एक और क्वेश्चन इसमें, व्हेन यू हीट जिप्सम अबव 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल हैपन? दैट बर्न्ड प्लास्टर। तो वो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टी नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो आधा मॉलिक्यूल जो बचा था ना वाटर का, वो भी नहीं है, ठीक है। तो वो आधा मॉलिक्यूल भी गया, अब ये खाली कैल्शियम सल्फेट बच गया है, POP यहाँ पे रहा नहीं है। तो बेसिकली इस चैप्टर से 10 मार्क का कंटेंट आता है ऑल ओवर, जिसमें 4 मार्क के 2, इसमें से दोनों के दोनों अटेम्प्ट अगर करो तो बेटर है, और या तो 2 ऑब्जेक्टिव्स भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 6 या 10 मार्क का, डिपेंडिंग आपके क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं इसमें, ठीक है। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बेसिक और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इसमें से भी पूछी जाती है। पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स। अगर मेटल की प्रॉपर्टी आती है तो नॉन मेटल में खाली नॉन लगाना है। अरे जैसे मेटल्स आर लस्टरस, चमकदार होते हैं। मेटल्स आर हार्ड, कठोर होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। तीसरा, हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग, मैलिएबल, डक्टाइल, याद है ना ये सारी चीजें। मैलिएबल यानी थिन शीट्स में कन्वर्ट होना, एंड डक्टाइल यानी थिन वायर्स में कन्वर्ट होना। उसके बाद दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट,
दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर टिंग सोनोरस। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मेटल्स की है उनकी अपोजिट प्रॉपर्टी बोर्ड में पूछेंगे, 3 मार्क में पूछेंगे, तो आपको 6 पॉइंट इसके अंदर लिखने हैं, एक एक लाइन में लिखना, ठीक है। इस तरह से मेटल्स आर लस्टरस, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, ऐसा करके। नॉन मेटल में सब नॉन नॉन है। अब एक्सेप्शंस क्या है इनके, तो एक्सेप्शन की बात करें अगर, तो ऑल मेटल्स आर हार्ड ऐसा हम जानते हैं, बट नहीं, some metals are very soft like sodium, lithium, potassium, they can easily cut with knife, ठीक है। दूसरा, all metals are in solid form, some metals, one metal is in liquid form, that is mercury. Some metals are having very low temperature, low melting point, even if you keep them on your palm it will melt, like gallium and cesium, ठीक है। All non-metals are non-lustrous, no, iodine. Iodine is a non-metal but yet it is lustrous. Then good conductor of electricity. All metals are good conductor of electricity? No. Mercury and lead are bad conductor of electricity. All non-metals are bad conductor? No. Carbon's allotrope graphite is good conductor. तो ऐसे कई सारे exceptions हैं जो आपको याद रखने रहेंगे, ठीक है। Diamond is a natural hardest substance known. सबसे hard substance है diamond, जो कि एक non-metal है, कार्बन का allotrope है वो। तो बेसिकली पहले 4-5 पेज में यही सब दिया हुआ है, इसमें प्रॉपर्टीज है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जो तुम्हारा मेन चैप्टर शुरू होता है, जो कि वो भी मेन ही था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहले तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ, मेटल्स बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे? यस, डेफिनेटली सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बर्न जनरेट करते ही हैं, और क्या बनाएंगे? मेटालिक ऑक्साइड। सिंपल, Mg+O2 gives MgO। हर एक मेटल की यही कहानी है, ठीक है। कुछ कुछ मेटल थोड़े हाईली विगरस होते हैं, कुछ कुछ मेटल थोड़े लो होते हैं, कुछ कुछ तुच्छ होते हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर, वो रिएक्ट ही नहीं करते, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट ही नहीं करेंगे। इन सभी का एक अंदाजा अपने बाद में लगाएंगे। पहला रिएक्शन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स, पहला। उसके बाद मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब वाटर में 3 तरह की अपने पास इक्वेशंस है। सबसे पहले, डू ऑल मेटल रिएक्ट विद वाटर द सेम पेस? नो। Some metals are very highly reactive, they react with cold water, जैसे sodium, potassium, calcium. In sodium and potassium, the reaction is so vigorous that it catches fire. आग लग जाती है, क्यों? As soon as hydrogen produces, it catches fire. इतना ज़्यादा highly reactive होता है cold water में। What about calcium? Calcium में क्या आग लगती है? नहीं। It is less vigorous, but it reacts with cold water. लेकिन calcium में कुछ होता है, बबल्स। कैल्शियम मेटल फ्लोट्स विद द बबल्स, और ये बबल्स किस चीज के होते हैं? हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। तो कोल्ड वाटर में 3 वेराइटी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अब बाकी के मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो अब इनको हॉट वाटर में डालेंगे। हॉट वाटर में 2 वेराइटी है, सॉरी हॉट वाटर में 1 वेराइटी, कौन सी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सेम धंधा, मैग्नीशियम फ्लोट्स इन प्रेजेंस ऑफ सर विद हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम भी रिएक्ट करेगा पानी के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये सभी में यही बनता है, हाइड्रोक्साइड ही बनता है पानी के साथ। जैसे Ka+H2O gives KOH बनेगा, Ca+H2O gives COH twice बनेगा, वैसे ही Mg+H2O gives MgOH twice बनेगा, ठीक है। एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ हो गया। अब एल्यूमिनियम ना हॉट के साथ रिएक्ट करेगा ना कोल्ड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो किन के साथ रिएक्ट करेंगे? एल्यूमिनियम आयन जैसे स्टीम, वो स्टीम क्या रिएक्ट करेंगे? तो आयन व्हेन रिएक्टिंग विद स्टीम, अभी एग्जांपल सबसे पहले दिया था, Fe+H2O यानी स्टीम, इट गिव्स Fe3O4+H2। तो some metals react with cold water, some metal react with hot water, some metal react with steam, और कुछ तुच्छ प्रकार के होते हैं जो पानी का रिएक्ट ही नहीं करते। कौन से? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे जो है वो किसी का रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो पानी के साथ का रिएक्शन हमको मिल गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन वाटर और ऑक्सीजन का खाली रिएक्शन करके हमको सारे मेटल्स के बारे में पता नहीं चलता। तो हमारे पास आता है इंद्रधनुष, जो कि है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमको पता चलेगा कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हम लोग खेल चुके। कलर ब्लू कलर किसका रहता है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट यानी Fe+CuSO4, तो वो ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ग्रीन कलर कौन सा बना? FeSO4। और जो नेल थी अंदर खिल्ली, वो कैसी कलर की कंपोजिट हो गई? रेडिश ब्राउन कलर उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया।
दिस इज द रिएक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी के नीचे आप देखो तो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे जो आपको बराबर से लर्न करनी है, एग्जाम में पूछेंगे। बाई चांस रिएक्टिविटी सीरीज अगर पूछ ले तो 3 मार्क फोकट के मिलेंगे, तुमको याद है ना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हिम कॉलिंग मी अ स्मार्ट जीनियस। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये कहानी जानने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 से 20 तक का याद पहले कर लेने का। What metals will do? It will lose electron. What non-metals will do? It will gain electron. और यही lose और gain की वजह से ही अपना आयनिक बॉन्ड जो है वो बनता है, ठीक है। जैसे Na क्या करेगा? कितने? 1। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सोडियम का? 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लोरीन क्या करेगा? वही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। तो बेसिकली कैसे फॉर्म होता है याद है ना? Na का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास कितने हैं? 7 आउटर मोस्ट में। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्या बनेगा? Na बनेगा पॉजिटिव आयन और क्लोरीन बनेगा नेगेटिव आयन। कंबाइन होकर क्या बनते हैं ये? Na। इसी तरह अगर MgCl2 है तो Mg क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 282 है। लेकिन क्लोरीन का क्या मामला है? 2 क्लोरीन लगेंगे क्योंकि क्लोरीन तो एक ही एक्सेप्ट कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। Mg क्या बनेगा? +2। लेकिन क्लोरीन क्या बनेगा? -1। लेकिन यहां पे लिखेंगे 2 और क्या बन जाएगा तुम्हारा? Thus how this ionic bond is formed? Ionic bond forms by between a metal and a non-metal by exchanging the electrons. बराबर है? 3 मार्क में ये चीज पूछते हैं, आती ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। भाई अगर ये क्वेश्चन इसमें से नहीं आया ना, पेपर फाड़ देना सच में। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहला, फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जिस तरह से जुड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरी, सॉल्युबिलिटी। किसमें डिसॉल्व होता है? पानी में। नमक को पानी में डाल दो तो डिसॉल्व हो जाएगा, राइट? बिकॉज द सॉल्युबिलिटी एग्जिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। पोलर सॉल्वेंट पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन किसमें नहीं होंगे? केरोसिन, पेट्रोल। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, melting and boiling. As they are having strong attraction force, so it is obvious to break that strong bond, we need to apply more energy. तो इसमें melting and boiling point high होगा। एंड चौथा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन जब ये लिक्विफाइड फॉर्म में यानी पानी का जब इसको मिक्स करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? एक्वियस, मोल्टन या फ्यूज्ड। 3 तरह के नाम है इसमें। जब इसको पानी में डालेंगे तो तुरंत ही ये आयोनाइज हो जाएंगे और ये फ्री आयंस जो रहेंगे Na+ या Cl- ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो 4 पॉइंट है, फिजिकल नेचर, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इज्जत से ये आंसर कर ही लेना। नाउ अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल्स कहां से मिलते हैं? जमीन में से, ठीक है। जमीन में से जैसे ही मेटल मिलते हैं तो क्या प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं? नहीं, उसके बाद कोई ना कोई तरह की इम्प्योरिटी होती है, जैसे सैंड हो गया, दूसरे कोई कंपाउंड्स हो गए, दूसरे कार्बोनेट्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए। इसको क्या बोलते हैं? गैंग। गैंग क्यों नहीं, गैंग इसको बोलते हैं, गैंग, ठीक है। तो ये गैंग में से पहले हमको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि उसमें से ओर में से हमको इम्प्योरिटी निकालनी है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक है। तो जो सैंड वगैरह है उसको पहले निकालना पड़ेगा, फिर जो मिलता है हमको उसको बोलते हैं ओर। ओर को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स है। तो पहले आ जाओ पीछे। ओर्स जो है 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइंड है यहाँ पे। हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी, ठीक है। अब ये कौन से हाई में आते हैं? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे हाई में रहेंगे। मीडियम में कौन से आएंगे? तो आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब, सॉरी एल्यूमिनियम पहले आएगा। जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, ये सब मीडियम में आएंगे। और एकदम तुच्छ प्रकार के कौन से हैं? तो गोल्ड, सिल्वर जैसे हैं वो लो रिएक्टिविटी में आएंगे। इनका एक पूरा चार्ट दिया हुआ है। 3 मार्क में अगर चार्ट आ गया तो आरे न्यारे हो जाएंगे तुम्हारे। और दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, 3 वेराइटी, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी।
हाई रिएक्टिविटी में तुम्हारा सिंपल क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा वो इसमें से क्या मिलने वाला है हमको, डायरेक्ट मेटल। ठीक है, मीडियम में दो वेराइटी अपने पास, इधर इट विल कंटेन कार्बोनेट सॉल्ट्स और इधर इट विल कंटेन सल्फाइड सॉल्ट। अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन, अगर सल्फाइड है तो रोस्टिंग। अगर कार्बोनेट है तो उसको हीट, दोनों में हीट ही करना है, इसमें मेटल डायरेक्ट नहीं मिलता, दोनों को हीट करेंगे। लेकिन कैल्सिनेशन में हीट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग में एक्सेस ऑक्सीजन। दोनों में से हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा, मेटालिक ऑक्साइड। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाएगा, अगर सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा, और हमको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। अब इस मेटालिक ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे किसके साथ, कार्बन के, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन लिखवाया था। इन मेटालिक ऑक्साइड में से मेटल को सेपरेट करने के लिए कार्बन से रिड्यूस करवाना पड़ता है। क्यों, कार्बन इज हैविंग मोर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू दिस मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स, इसके साथ, इसीलिए कार्बन से रिड्यूस करते हैं। एंड फाइनली वी आर गेटिंग आवर मेन एलिमेंट, तो ये मीडियम में आएगा। लो रिएक्टिविटी वाले में खाली रोस्टिंग, उसको रोस्ट करेंगे हाई टेम्परेचर पे और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे, बैठा हमको यहाँ पे जो है तुम्हारा मेटल्स मिल जाएगा। ये सारे मेटल्स हमको मिल जाते हैं, बट आर दे इन प्योरेस्ट फॉर्म, नो दे आरंट इन प्योरेस्ट फॉर्म। तो उसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग याद हो, कॉपर का एग्जांपल दिया था इसमें। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पे हमको इम्प्योर लेना है, इसमें पतली स्ट्रिप प्योर मेटल की लेनी है। ये इम्प्योर कॉपर है, ये प्योर कॉपर है, और जो सॉल्यूशन है वो भी कोई कॉपर का है, जैसे CuSO4 हमको लेना रहेगा। ठीक है, देन इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे, इसमें से Cu2+ निकलेगा, इस सॉल्वेंट में डिपॉजिट होगा, और यहां से जो Cu2+ निकला वो कहां डिपॉजिट होगा, इस पे, कैथोड पे। तो याद रखना, व्हाट वी नीड टू टेक इन कॉपर रिफाइनिंग या इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, impure metal taken on anode, pure metal of thin strip is taken as cathode, and electrolytic solution will be of that metal only. एल्यूमिनियम को सेपरेट कर रहे हो, कॉपर को सेपरेट करो, जो भी मेटल ले रहे हो उसी का कोई सॉल्ट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, 3 स्टेप आपको याद रखने हैं इसके अंदर, 4 मार्क फोकट के हैं इसमें, इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। ये तो कब, जब हमको मेटल्स मिलते हैं। अब मेटल्स की यहाँ पे भाई 3-3 मार्क की सारी शॉर्ट नोट्स हैं यहाँ पे। लो रिएक्टिविटी वाले में यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए, कॉपर का भी दिया है और मर्क्यूरी का भी दिया है। मर्क्यूरी के और को क्या बोलते हैं, सिनेमार, HGS। ठीक है, अगर किसी और में मर्क्यूरी है तो उसको क्या बोलते हैं, एमेल्गम, उसको एमेल्गम बोलते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सिंपल इनको हीट करना है, सल्फर निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, उसको वापस से हीट करेंगे तो हमको वो इधर मर्क्यूरी या कॉपर जो है वो मिल जाएगा। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, मीडियम रिएक्टिविटी वाले में जैसे मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट जिंक कार्बोनेट या जिंक सल्फाइड को यू विल बी हीटिंग इन ईदर लिमिटेड सप्लाई और एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, डिपेंडिंग उसके अंदर कार्बोनेट से या सल्फाइड है। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी गेटिंग जिंक ऑक्साइड मिलेगा। फिर उस जिंक ऑक्साइड को किससे रिड्यूस करोगे, कार्बन के साथ, तो हमको मीडियम रिएक्टिविटी वाले में मेटल मिल जाएगा। एंड लास्टली हाई रिएक्टिविटी का सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, एल्यूमिनियम अलग, ऑक्सीजन अलग, जो एल्यूमिनियम हमको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, कैथोड पे। हमेशा मेटल कहाँ मिलने वाले हैं, कैथोड पे, क्योंकि मेटल्स आर पॉजिटिव आयंस और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। इन सबके बाद जो मेटल हमको मिलता है अगेन वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता, तो उसके लिए क्या करेंगे अपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये किसी भी तरह से छोड़ना मत, 3 मार्क में ये पूछते हैं, यही है ना, यही है। लास्ट तुम्हारा कोरोजन, कोरोजन की कंसेप्ट ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। कोरोजन में इसमें एडिशनल क्या है, तो हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, देन क्रोम ब्लेडिंग, एनोडाइजिंग, दुनिया भर की मेथड्स हैं, वो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 मार्क में मेथड्स का नाम आपको पूछ सकते हैं। एलॉइंग भी कर सकते हैं। एलॉय की बात करें तो व्हाट इज एलॉय, Alloy is a homogeneous mixture of 2 or more metals or a non-metal। वो अच्छी क्वांटिटी में एक दूसरे का मिक्स हो, जैसे ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, तांबा। ठीक है, ब्रॉन्ज, कांसू जिसको बोलते हैं, इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। बेल मेटल जिसको बोलते हैं वो ब्रॉन्ज होता है।
स्टील कार्बन प्लस आयरन, कार्बन प्लस आयरन वो होता है स्टील, और स्टेनलेस स्टील आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल, ये 4 मटेरियल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एलॉयज यहाँ पे हो गए। अगर किसी मेटल में मर्क्यूरी है, किसी और में मेटल मर्क्यूरी है, तो उसको क्या बोलेंगे, एमएलगम बोलेंगे। बाकी एग्जांपल्स यहाँ पे मैं बोल चुका हूँ। सोल्डर, सोल्डर लीड एंड टिन, सोल्डर पता है ना वायरिंग में यूज होता है, वो सोल्डर, ठीक है। सो दैट वाज योर थर्ड चैप्टर। दुनिया भर के क्वेश्चन आंसर है, इसमें 3 मार्क में ज्यादा पूछा जाता